तलवारों की टंकार हर किसी ने चलाई होगी, कोई वीणा की झनकार उत्पन्न करे, वो राजा कौन था? तमाम ऐसे राजा रहे होंगे जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, पर उन लड़ाइयों के बीच में किसी ने पेंटिंग को बढ़ावा दिया। सबसे भाई अपने महत्वपूर्ण राजा कुंभा, स्टार लगा लेना, ये अपने प्री मेन सब में पूछा जाएगा। कुंभा में लिखना, मोकल का ही बेटा था ये, देखो पिता मोकल, क्योंकि कहानियां अपने आगे कड़ियां जोड़ेंगे तो फिर समझ में आनी चाहिए आगे बातें। और मम्मी का नाम था सौभाग्यवती परमार। पिताजी का नाम क्या था? मोकल। मम्मी का नाम क्या था? सौभाग्यवती परमार। हाँ, वो आगे चित्रकला पढ़ेंगे तब पढ़, है ना। सौभाग्यवती परमार। पिताजी का नाम क्या था? मोकल। मम्मी का नाम क्या था? जब झीलवाड़ा के अंदर वहां मारा गया था ना मोकल को, चाचा मेरा और महपा कुंवर द्वारा, कुंभा वहीं था। कुंभा भी युद्ध में गया हुआ था वहां पे, लेकिन पता चला कि मोकल को मार दिया। और उस दिन चाचा मेरा महपा कुंवर का प्लानिंग ये थी कि मोकल को मार के कुंभा को भी मारेंगे, परिवार ही खत्म करो रे इसका। लेकिन कुंभा के साथ वालों को पता चला भाई मोकल को मार दिया, ये कुंभा को मारने आएंगे, तो उन्होंने कुंभा को वहां से निकाल दिया। तो चित्तौड़ जा, एक बार अहमद शाह से लड़ाई खत्म हो जाए, बाद में देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कुंभा वहां से कहा गया? चित्तौड़। चित्तौड़ में दादी के पास है। दादी कौन है? दादी कौन है? अंसब। उसने दादी को आगे बात बताया, भाई दादी जी ऐसे ऐसे पिताजी को तो चाचा मेरा और मापा पवार ने मार दिया। कहाँ गए मार के? तो मालवा भाग गए। वो मुझे मारना चाहते थे, मैं जैसे तैसे बच के आया हूँ। हंसा भाई को बेचारी को फिर डर लगा कि जो बेटे को मार गए, इस बात की क्या गारंटी है कि वो पोते को छोड़ देंगे? हो सकता है पोते को भी मार दे। हंसा भाई को वापस हारेगा सहारा बाबा श्याम हमारा। कौन याद आया? रणमल। तो कुंभा का संरक्षक भी किसको बनाया गया? रणमल। लिखो, संरक्षक रणमल, गार्जियन। इसलिए पिता माता के नाम लिखे था कि याद रहे भाई मोकल का बेटा ही है कुंभा, इसलिए रणमल बचाने आया है। संरक्षक रणमल, गार्जियन रणमल। अब कोई पूछे कि रणमल मेवाड़ के कौन कौन से दो राणाओं का संरक्षक बना था? पहले किसका? मोकल। बाद में किसका? अच्छा, रणमल ने आते पूछा भाई क्या बात हुई, बताइए साहब ये बात हुई। किधर भाग गए चाचा मेरा और मापा कुंवर? की मालवा भाग गए। उन दिनों मालवा में एक राजा था, उसका नाम था महमूद खिलजी। क्या नाम था? रणमल ने महमूद खिलजी को मैसेज किया, महमूद खिलजी हमारे 3 बंदे, चाचा मेरा महपा पंवार, हमारे राणा मोकल को मारने के बाद तुम्हारी सीमाओं में घूम रहे हैं, तीनों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके हमें सौंपो। महमूद खिलजी को लगा ठीक है यार, यदि अब मेवाड़ वाले अपने दुश्मन है, क्योंकि मेवाड़ और मालवा की आपस में कोई ज्यादा बनती नहीं थी, और मेवाड़ वाले दुश्मन अपने घूम रहे हैं, ठीक है शरण दो ना, दुश्मन कमजोरी हो रहा है उससे। तो उसने आनाकानी की, उसने कहा हमारे पास तो नहीं है। रणमल ने कहा देख ढूंढ तो मैं अपने आप भी लूंगा, पर यदि मैंने ढूंढ के मारे और तूने सहायता नहीं की, फिर तेरी गिरे है बाद में देख लेना। महमूद खिलजी ने कहा नहीं है हमारे पास। तो रणमल उनको ढूंढता है, चाचा मेरा दोनों को मार देता है। महपा कुंवर आगे की तरफ भाग जाता है। तो कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया, किसको मार के? बोले मार के रणमल आया, पर राजा तो कौन है? कुंभा ही। देखो, चाचा तथा मेरा को मारकर, आफ्टर मर्डर चाचा एंड मेरा, रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर, कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। कुंभा टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर। हमें उदयपुर में एक अभिलेख मिला, उस अभिलेख का नाम है पदराड़ा अभिलेख। क्या नाम है? कुंभा जिस साल राजा बना था उसी साल का अभिलेख है वो, मतलब 1433 का। कब का अभिलेख है? 14। इसमें ये जानकारी है। तो कोई पूछे कि कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया था, ये जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? कब का पदराड़ा अभिलेख? 1433। कुंभा राजा कब बन रहा है? 1433। इसलिए कुंभा का पहला अभिलेख है। कुंभा का राजा बनने के बाद कोई पहला अभिलेख है, वो कौन सा है? लिख लो, यह जानकारी पदराड़ा अभिलेख से प्राप्त होती है उदयपुर में वही। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय पदराड़ा इंस्क्रिप्शन। अब रणमल ने जब चाचा मेरा को मार दिया, रणमल वापस आया हंसाबाई के पास, उसने कहा दीदी सल्टा दिया दोनों को, और मैं पवार भाग गया, चिंता मत करो, इधर आसपास ही नहीं भटकेगा, अब मैं जाऊं वापस मारवाड़। और हंसाबाई ने कहा नहीं भाई, पिछली बार तुम गया था, तेरे जाते ही मोकल को मार दिया, थोड़े दिन और रुक जा। रणमल ने कहा ठीक है तुम कह रहे हो तो और रुक जाता हूँ। तो रणमल नहीं, रणमल का पूरा परिवार यहाँ आया हुआ था, रणमल के भाई, रणमल के बेटे, बदला लेने आए तो खूब सारे लोग आए हुए थे। अब ये भाई बेटे सारे यहाँ पर रहे। मारवाड़ वाला कौन सा वंश है? राठौड़। मेवाड़ वाले सिसोदिया है। अब वहां 2 गुट बन गए, ये तो मारवाड़ वालों का गुट, एक मेवाड़ वालों का गुट, या एक तो राठौड़ों का गुट और एक सिसोदियों का गुट। अब ये सिसोदियों को बड़ा बुरा लगता है कि उनपे नेतागिरी कौन करता है? राठौड़ आगे रणमल आ करता है, उनको लगा रणमल यार हेल्प करने आता, जा वापस। चुंडा मालवा चला गया था, चुंडा का एक भाई है, उस भाई का नाम था राघव देव। क्या नाम था? राघव देव, वो सिसोदियों का नेता था। मेवाड़ के गुट में सिसोदियों की नेतागिरी कर रहा है, वो कौन था? राघव देव यहां पर बैठा, किसका नेता बना हुआ? सिसोदियों का नेता। उसने एक दिन रणमल को टोक दिया, उसने रणमल को कहा, अतिथि
वापस कब जाओगे? यहाँ धरना दे के बैठ गए, थोड़े दिन के लिए बुलाया था हमने, वापस जाओ यहाँ से। रणमल को लगा कि ये अपने खिलाफ बोलता रहता है। रणमल ने अपने भाइयों को और बेटों का राघव देव को साइड में लो रहे थोड़ा सा, वही बेटे पड़े राघव देव को मार दिया। एक बंदा आपका विरोध कर रहा है, उसको भी आपने मार दिया। अब आपका विरोध करने वाला कोई कुंभा, तो विरोधी क्या करे, क्योंकि कुंभा के तो बाप का भी मामा लगता है रणमल, और कुंभा की दादी हंसाबाई बेटी है, हंसाबाई का भाई हंसाबाई का रही है, वैसे वैसे मानना पड़े। कुल मिला के मेवाड़ में होलसेल पावर कौन बना हुआ पूरी तरीके से? लिखो लिखो, मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल्स डोमिनेंस वाज इंक्रीज्ड इन मेवाड़ कोर्ट। यहाँ जब रणमल मेवाड़ में इतने दिन तक रह रहा था, तो यहाँ रणमल की गर्लफ्रेंड बन गई बारमली। क्या नाम था? ऐसे रणमल के पता नहीं क्या जी में उसने बारमली कहा। बारमली की बात बताऊं, किसी को नहीं बताए। बारमली ने काम बताओ कि मैं बहुत जल्दी कुंभा को मारूंगा। किसको मारूंगा? उसने कहा, कुंभा आपके भांजे का बेटा है, आपकी बहन का पोता है, और आपको कुंभा की रक्षा के लिए बुलाया हुआ है, और आप क्या बात करते हो, कुंभा को मार दो। तो उसने कहा, चुप, कोई बेटान भाणजान कुछ ही नहीं होता। मैं कुंभा को मारूंगा और कुंभा को मार के मेवाड़ पे कब्जा करूंगा, फिर मारवाड़ तो मेरा है साथ में, और क्या जाएगा, और तू ये बात किसी को बताएगी नहीं, और मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा, तू रानी बनेगी। पर भारमली से को ये अच्छा नहीं लगा। भारमली मेवाड़ की थी, उसको लगा ठीक है अपने रणमल से प्यार करते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी अपने राजा को मार दे कोई। राज्य के साथ विश्वासघात नहीं किया। वो अगले दिन हंसाबाई के पास गई, उसने हंसाबाई को जाकर, हंसाबाई आप पता नहीं मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे, विश्वास करोगे या नहीं करोगे, पर आपका भाई रणमल बहुत जल्दी आपके पोते कुंभा को मार देगा। और हंसाबाई ने कहा, ये क्या बदतमीजी है, मेरे भाई पे कैसे इल्जाम लगा सकती है, तुझे क्या पता कर देगा। उसने कहा, मुझे ही पता है, और तो किसको होगा। अब बेचारी हंसाबाई फंस गई। हंसाबाई यदि रणमल को यह कहे कि प्लीज कुंभा को मत मारना, तो क्या पता उसके मारने का प्लान 1 साल बाद का, वो आज ही मारे। वो गांव में पागल आदमी वाली सी बात है जी। गांव में एक पागल आदमी था, महिलाएं पानी लेने के लिए जाती, उनके मटके गिरवा दिया करता, बच्चों को थप्पड़ मार दिया करता, बूढ़े लोगों की लकड़ियां खींच खींच के भाग जाया करता। एक दिन गांव वालों ने मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाकर, अरे पागल आदमी, बाकी सब ठीक है, तू कभी गांव के आग मत लगा देना। उसने कहा, ये तो पता ही नहीं था मेरे को। ऐसा भी किया जा सकता है क्या? तो भाई पागल आदमी को कोई भी टेक्निक देनी नहीं, उसे कोई भी प्लान देना नहीं, वरना वो एग्जीक्यूट कर देगा हाथों हाथ। तो अब हंसाबाई को लगे कि रणमल को कह दिया मत मार, तो ये कल ही मार जाएगा कहीं पे। अब हंसाबाई को लगा अब क्या किया जाए, तो हंसाबाई को वापस चुंडा याद आया। कौन याद आया? जो हंसाबाई के विश्वास की वजह से कहां चला गया था, मालवा, और उसने कहीं से चुंडा की नई जियो सिम के नंबर कबाड़े, और उसने चुंडा को मैसेज किया, ऐसी भी क्या नाराजगी है, किसके घर में लड़ाई नहीं होती, जहां 4 भांडे रहते हैं आपस में खड़कते ही हैं थोड़े बहुत। माँ आपकी सौतेली माँ हूं, आप ऐसे नाराज हो गए चले गए, दुनिया क्या कहती है कि खुद की माँ होती नहीं जाने देती, सौतेली माँ इसलिए घर से निकाल दिया, प्लीज आपको वापस आ जाना चाहिए। चुंडा जी भी उधर नरेगा पे जॉब कर करके तंग आए हुए थे, भाई दूसरे राज्य में रहना तो तब ही काम है भाई। और चुंडा जी ने कहा, आप तो बताओ आना कब है, कल ही आ जाओ। चुंडा जी बिना टिकट ही अगले दिन सीधे चित्तौड़ पहुंचे। आए भाई, बताओ क्या बात हुई, पूरी बात बताई कि आप गए, आपके जाने के बाद हमने रणमल को बुलाया, रणमल ने कुछ दिन शासन संभाला, फिर अपनी सहायता से मारवाड़ का राजा बना, फिर मोकल को मार दिया, हमने रणमल को वापस बुलाया। हालांकि इसने चाचा मेरा को मार के मोकल का बदला तो लिया, और उसने राघव देव को भी मार दिया, और अभी किसको मारना चाहता है? अब अपने को क्या करना है कि ये कुंभा को मारे, इससे पहले अपने इसको ही मार दे। पर रणमल को मारे कौन? वो डाकी था, डाकी। मतलब यूं कोई 6.5 फीट की हाइट थी, 150 किलो वजन था उस आदमी के अंदर, और यूं 2-4 को तो झिंटे पकड़ ले तो बिड़ा बिड़ा के मारे, ऐसा आदमी था। तो आप प्लानिंग की कि इसको मारें कैसे। एक बार वापस बारमली को बुलाया, और बारमली का, बारमली यदि तू इसको शराब पिला के बेहोश कर दे तो बेहोशी में मारा जा सकता है, होश में तो आदमी आज मरे। बारमली ने कहा कि देखो, वैसे तो मैं रणमल से दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ, पर जब तुम इतना कह रहे हो तो देश के लिए मैं दिल पे पत्थर रखकर ब्रेकअप कर लूंगी। और ये वाला कर सकती हूँ मैं ऐसा। तो उस दिन भाई रणमल जी बाहर से गए, जाते उन्होंने कहा कि हाँ बारमली खाना लगा दे, और बारमली ने कहा ये क्या तरीका है, डेली बाहर से 2 पैक लगा के आते हो, कभी मेरे साथ भी पिया करो। बारमली बोतल लेके तैयार बैठी थी। रणमल जी ने कहा कि इतनी रोमांटिक तुम पहले कभी नहीं थी, खोल बोतल, खोला। अब भाई बारमली पिलाया, एक बोतल में डाकी की क्या असर पड़ता है उसके, और बारमली ने दूसरी बोतल खोली, उसने कहा मैं कब कब कहती हूँ, एक मेरे हाथ से गिलास पियो। तो 2-2.5 बोतल में उसके नशा हुआ, तो चारपाई पे गिर गया। तो इतना लंबा था कि उसके पैर चारपाई से नीचे लटकते थे। अब उसने चुंडार सिसोदिए बाकी आसपास खड़े थे, बारमली ने कहा भाई आ जाओ मार दो इसको, और उनको फिर भी डर लगेगी यदि ये खड़ा हो गया तो। वो नजदीक आए, पहले आगे चारपाई पे बांधा, हाथ पैर बांधे, फिर एक आदमी चाकू लेके छाती पे बैठा, चाकू चाकू मारे। फिर तो उस आदमी में इतना जोर था कि जैसे ही उसके चाकू लगे उसे होश आ गया, और उसे समझ में आ गया मुझे मार रहे हैं, चाकू लगते दारू भी उतर गई उसकी। तो उसने जो पैर नीचे लटक रहे थे ना, वो पैर जमीन पे टिकाए, जमीन टिकाए, चारपाई समेत खड़ा हो गया। उस बंदे को लेकर उस बंदे को दीवार के भिड़ा के मार दिया था, उसे चेंज करके लिख लो।
वाहरमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया था। वाहरमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया था। जब चित्तौड़ के किले में रणमल को मार रहे थे तो रणमल का सबसे बड़ा बेटा था, बेटे का नाम था जोधा। क्या नाम था? देखो मैंने कल भी एक बात बोली थी बीच में, यदि आपने किसी ने ध्यान दिया हो, कि जब रणमल वहां पे था तो रणमल के भाई बेटे सब के सब लोग ही वहां पर थे। तो ये भाई बेटे जीते थे, ये चित्तौड़ के किले के नीचे रहा करते थे। रणमल चित्तौड़ के किले के अंदर है, ये लोग नीचे। उस दिन चुंडाकिर इनका ये था कि रणमल को तो मार ही दिया किले के अंदर, अब रणमल के परिवार के जीते लोग सबको मार देते हैं, क्योंकि दो गुट बने हुए थे, सिसोदियों का गुट और राठौड़ों का गुट। तो सारे राठौड़ों को ही मार दो, एक साथ पंगा ही खत्म हो इनका। तो अब वो ऊपर से वहां रणमल को मारने के बाद वो है कि अब नीचे चलते हैं, जोधा जोधा के अंकल जोधा के भाई वो एक साथ बैठे, एक साथ मार देते हैं। जोधा उस टाइम शाम का टाइम था, ये कोई म्यूजिक सुन रहे थे, तो वो जो म्यूजिशियन था उस बेचारे को ये पता चल गया कि रणमल जी को मार दिया और अब किसको मारने के लिए आ रहे हैं? जोधा। जोधा का बड़ा बेटा, इसको तो पक्का ही मारेंगे वो। तो वो जब नीचे आ रहे थे उसको पता चला इस बात का, तो उसने वो म्यूजिशियन ने म्यूजिक बजाते बजाते बीच में एक लाइन बोली कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मरी हो जाए। कि जोधा भाग सकता है तो भाग जा, तुम्हारा रणमल तो मर गया। जोधा ने बाकी भाइयों ने चप्पलें हाथ में ली, ठेठ बीकानेर के पास में गांव पड़ता है काउनी। कौन सा गांव है? काउनी बीकानेर के पास में पड़ता है। वहां जाके वापस पीछे मुड़ के देखा, कहा तो नहीं रहा कोई पीछे। तो जोधा ने कहा जाके शरण ली थी? काउनी। चुंडा ने कहा पीछा करो इनका। और भाई साहब जोधा जोधा के भाई इनको दिखाई नहीं दिए। मौत पीछे आती हो तो आदमी के पग नहीं मंडते भाई साहब। चुंडा ने कई दूर पीछा गया, सिसोदियों ने फिर उनको लगा मरने दो, जाने दो, इनकी राजधानी पे कब्जा किया जाए। ये राठौड़ कहाँ के थे? मारवाड़ के। मारवाड़ की राजधानी हुआ करती मंडोर। कौन सी थी? तो ये लोग कहां पर कब्जा कर लेते हैं? मंडोर। कुल मिला के पहले राठौड़ों के पास में खुद की राजधानी थी मंडोर, और मेवाड़ में दादागिरी चल रही थी। अब मेवाड़ की दादागिरी गई वो तो गई, साथ में क्या निकल गया? मंडोर। अब सिचुएशन ये है कि मारवाड़, मारवाड़ की राजधानी कौन सी है? मंडोर, और मंडोर में आगे बैठ गए सिसोदिया। कौन आगे बैठ गए? सिसोदिया। और राठौड़ों को यहां से निकाल दिया भाई, राठौड़ बाहर है। अब जोधा अपनी सेना बनाए बाहर से, मंडोर पर अटैक करे, सिसोदिया कूट काट दे, वापस चला जाए। थोड़े दिनों बाद सेना वेना थोड़ी और इकट्ठी करके लाए, भाई भाई वापस हमला करे, कुछ लोग मर जाए वापस चले जाए। ऐसे करते करते 15 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? एक बार ऐसे किसी युद्ध के अंदर और जोधा घायल हुआ बहुत भयंकर वाला, और घायल होने के बाद वापस जा रहा था। जब वापस जा रहा था तब रास्ते में प्यास लग गई। ये तो आप घायल हो, खून गिर रहा है आपका, प्यास लग गई। मारवाड़ का देश दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे दी जात, पानी कहां पियो। और जोधा को लगा कि युद्ध में मरे नहीं मरे, आज प्यास से पक्के पक्के मर जाएंगे अपने। इसलिए जोधा ने देखा कि दूर किसी एक खेत में कोई किसान की एक झोंपड़ी दिखाई दी, और उसको लगा यदि वहां पर झोंपड़ी है तो पक्का ना पक्का मिनक होगा, कोई ना कोई होगा तो अपने को खाना भी खिला देगा, सॉरी पानी भी पिला देगा अपने। तो जोधा अपने घोड़े को उधर लेके जाता झोंपड़ी की तरफ। लेकिन झोंपड़ी तक पहुंचते पहुंचते जोधा घोड़े पर ही घायल होकर गिर गया। घोड़ा ही बेचारा समझदार था, वो झोंपड़ी के आगे जाके खड़ा हो गया। जिस किसान का खेत था वो किसान तो खेत में था नहीं, उसकी वाइफ थी घर पे। उसने बाहर आके देखा कि एक घोड़ा खड़ा है, घुड़सवार लथपथ पड़ा है। वो समझ गई बेचारी कोई घायल पानी पीने आया होगा, उसने नीचे उतारा, खींच के लेके गई साइड के अंदर, थोड़ा हवा हवा डाली, पानी के छींटे विंटे मारे तो थोड़ा होश आया। और उसने कहा पानी पिला, थोड़ी एनर्जी महसूस हुई। थैंक यू, मैं पानी पीने ही आपकी तरफ आ रहा था पर बेहोश हो गया पता नहीं कैसे। उसने कहा कोई नहीं, बैठ जा आराम से। बैठा का इधर थोड़ा बहुत पानी और पिया, थोड़ी एनर्जी महसूस हुई तो कहा ठीक है मैं चलता हूँ, आपने मेरी जान बचाई, बहुत अच्छा किया। उस महिला ने कहा भाई खाना खा के चले जाओ। और गाँव का रिवाज अभी भी कहता है कि घर आया हुआ आदमी भूखा तो जाना। शहर वाले तो चालू है इस मामले में, ये तो पूछते हैं कि खा के आए हो जाके खाओगे, या तो खा के आए हो या जा खाओ। गांव वाले अभी तक है कि नहीं भाई खाना तो खिला ही देते हैं। जोधा, और फिर ना गांव वालों ने कई टेक्निक इतनी शानदार बना रखी है, और गांव वालों ने खुद नहीं बना रखा है कि यदि कोई खाने का पूछे तो मना नहीं करना है। अन्न को मना करना, यदि आपने अन्न को मना कर दिया फिर पूरे दिन खाना मिलेगा। ये तरीका ही था कि जहां मिले वहां झपट्टा मार लो, वैसा रुकना आपने नहीं है। तो जोधा ने कहा खा लूंगा। तो उस महिला ने बेचारी ने खींचड़ा बनाया। खींचड़ा समझते हो? खींचड़ा, खिचड़ी नहीं, खींचड़ी तो होती है बीमारों के, है ना, खींचड़ा थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो खींचड़ा बनाया, थाली में खींचड़ा डाल के बीचों बीच खूब सारा घी डाला। गांव में घी की वैसे कमी नहीं। अब जोधा को इतने साल भटकते हुए हो गए, घी देखे हुए कई दिन हो गए थे, संघर्ष के दिनों में कहा घी मिले भाई साहब। और तो घी देखते बीच में हाथ मारा, बीच में हाथ मारते हाथ जल गए। हाथ जल गए तो वो महिला पास में बैठी, उसने कहा तुम जोधा की तरह मूर्ख है। और जोधा के कान खड़े हुए। जोधा ने कहा माई तेरे को क्या पता जोधा मूर्ख है। उसने कहा मूर्ख है, हर बार बीचों बीच हमला करता है मंडोर पर और हार के वापस भाग जाता है। तो माई उसको क्या करना चाहिए? तो साइड साइड से गांव जीतने चाहिए। 2 गांव जीते, 4 गांव जीते, धीरे धीरे करता करता मंडोर पर है, फिर जीत ले। बीचों बीच हमला करेगा, बीच में सिसोदिया सबसे अधिक बेटा, यहाँ कैसे जीत सकता है? और उसने कहा तू छोड़, तू क्यों पूछ रहा है, तेरे को तो खींचड़ा ही नहीं खाना था, साइड साइड से खा। साइड साइड से खाएगा तो बीच में घी तक पहुंचेगा। जोधा ने वहां से 2 शिक्षाएं ग्रहण की कि मंडोर कैसे जीतना है और खींचड़ा कैसे। हाँ भाई, जोधा ने साइड साइड से गांव जीतने शुरू किए, धीरे धीरे एकदम बीच में पहुंचा, सिसोदियों को यहाँ से भगा दिया और वापस मंडोर पर क्या कर लिया? कब्जा।
ये बात कुंभा को पता चली कि भाई जोधा ने वापस कहां पर कब्जा कर लिया है, मंडोर। कुंभा उधर सेना की तैयारी कर रहा है, तो जोधा ने अपनी बुआ के पास मैसेज किया, हंसा भाई बुआ लगते हैं, और कहा बुआ जी पहली बात तो मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती जो भी रही होगी पापा की रही होगी, आपके साथ जो भी दुश्मनी रही, और यदि हमारी भी गलती थी तो 15 साल भुगत लिए, अब हमने कब्जा कर लिया है, और अब यदि कुंभा आएगा तो भी हम कब्जा छोड़ने वाले नहीं है, पर ये लड़ाई कितने साल तक चलानी है, जो होना था वो तो हो गया, अब इस लड़ाई को बंद करो। अंसा भाई भी समझ गई, उसने अपने पोते को कहा कि भाई अब जो भी है उसको लड़ाई झगड़े को बंद कर दो। तो कुंभा और जोधा आपस में संधि कर लेते हैं, आंवड़ बांवड़ की संधि। कौन सी कर लेते हैं? लिख लो, आंवड़ बांवड़ की संधि। आप लिखो, मैं समझा दूंगा। आंवड़ बांवड़ की संधि कब हुई? 1453। किस किस के बीच में? संधि में एक आ गया भाई, इतने दिन तक कुंभा कहां का राजा? मेवाड़। और कब्जा कहां करेगा उसने? मारवाड़। लेकिन अब कहा भाई मारवाड़ दे दिया जाए जोधा को, और मेवाड़ किसका रह जाए? कुंभा का। तो अब ये बाउंड्री कहां बनाई जाए? तो ये कहा गया कि जहां तक हरियाली है वहां तक तो मेवाड़, और जहां से रेगिस्तान शुरू हो जाता है वो क्या है? मारवाड़। तो मेवाड़ में एक हरे रंग की झाड़ी होती है, उस झाड़ी को बोलते हैं आंवड़। क्या बोलते हैं? झाड़ी नुमा छोटी झाड़ी होती है, बूस होती है छोटी, उसको क्या बोलते हैं? आंवड़। तो जहां तक ये हरी भरी झाड़ियां आंवड़ है, वो तो क्या हो गया? मेवाड़। वांवड़ पश्चिमी राजस्थान में एक पेड़ होता है बबूल। बबूल होता है, बबूल, जिसको एक बात एक और बोलते हैं हम किंकर। बावलिए किंकर बबूल जो होता है, जहां से आगे बबूल शुरू हो जाएगा, किंकर शुरू हो जाएगी, बावलिए शुरू हो जाएंगे, वो क्या जाएगा? मारवाड़। तो कुल मिला के बांटा गया, जहां तक हरियाली है आंवड़ है वो तो क्या हो जाएगा? मेवाड़। जहां से बावलिए रेगिस्तान शुरू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? और ये बाउंड्री लगभग पाली में एक जगह पड़ती है, सोजत। कौन सी जगह? पाली में सोजत नाम की जगह। ये सोजत में कह दिया गया भाई, सोजत के इधर इधर तो मेवाड़, और सोजत के इधर इधर क्या है? मारवाड़। और अभी भी आप देखोगे तो लगभग यही स्थिति है, आप सोजत के उधर ढलोगे तो पूरी हरियाली दिखेगी, सोजत के इधर आओगे आपको पता चलेगा वास्तव में मारवाड़ शुरू हो चुका। सोजत को किसकी सीमा बनाया गया? फिर है ना, राजाओं में जब लंबे टाइम तक लड़ाइयां चलती ना, मैंने बताया 15 साल की लड़ाई के बाद में संधि हुई थी, तो रिश्तेदारियां कर लिया करते। तो कुंभा का एक बेटा, उसका नाम है रायमल। क्या नाम है? इसकी शादी जोधा की बेटी के साथ कर दी गई। जोधा की बेटी का नाम था श्रृंगार कंवर। क्या नाम था? तो भाई एक बार वापस रिश्तेदारियां कर लो, रिश्तेदारियां कर लेंगे तो वापस एक बार थोड़ा राजीनामा हो जाएगा, तो वापस जो मन मुटाव है वो मिट जाएगा, मन में किसी प्रकार का किसी की कुछ भी कोई गलत भावना नहीं रहेगी। तो रायमल की शादी किसके साथ कर दी गई? श्रृंगार कंवर। रायमल किसका बेटा है? कुंभ। और श्रृंगार कंवर किसकी बेटी है? लिख लो। जोधा ने अपनी राजकुमारी श्रृंगार कंवर का विवाह कुंभा के कौन से राजकुमार से? रायमल। कौन सी राजकुमारी का? श्रृंगार कंवर। श्रृंगार कंवर किसकी राजकुमारी? ये पूरा फ्लैशबैक है, पुरानी कहानी है कि मोकल की डेथ होती है झीलवाड़ा में। मोकल की डेथ के बाद में कुंभा राजा बनता है। कुंभा राजा बना तो संरक्षक कौन बना? रणमल। रणमल ने किसको मार दिया? राघवदेव। तो रणमल को मारने के लिए वापस कौन आया? चुंडा। रणमल को मार दिया गया, जोधा वहां से निकल गया, फिर जोधा वापस कैसे लेता, कैसे संधि थी, पूरा वही कहानी है। तो वहीं से सूत्र पकड़ के चल रहे हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि चाचा और मेरा और महपा पंवार मोकल को मारने के बाद में मालवा भाग गए थे, और मालवा का राजा था महमूद खिलजी। कौन था? महमूद खिलजी राजा हुआ करता। तो महमूद खिलजी को और रणमल ने समाचार भी भेजा था कि भाई हमारे 3 बंदे तेरे एरिया में घूम रहे हैं, दे दे, पर उसने देने से क्या कर दिया था? मना। बाद में इनके बीच में लड़ाई हुई, इनके बीच लड़ाई हुई मालवा मध्य प्रदेश में। तो वहीं मालवा की तरफ मध्य प्रदेश में एक जगह है सारंगपुर। कौन सी जगह? लिखो, सारंगपुर का युद्ध, बैटल ऑफ सारंगपुर। सारंगपुर मध्य प्रदेश में। किस किस के बीच में हो रहा है बताओ देखे? कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी फर्स्ट कहां का राजा है? माल। अब लिखो, युद्ध के कारण क्यों युद्ध हुआ इनके बीच। एक तो ना बड़ा सा याद ही रखना आपने कि भाई जब भी युद्ध का कारण दो बराबर वाले राजा होते हैं तो उनके बीच में साम्राज्य विस्तार ही होता है ना। तो लिख लो, एक नंबर लगा के लिखो, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। एक हमने पढ़ाई था कि चाचा मेरा मैं पपवार मार के कहां भाग गए थे? मालवा। इसका मतलब मोकल के हत्यारों को शरण कौन दे रहा है? महमूद खिलजी। इस बात को कौन सहन करेगा कि उसके पिता के हत्यारों को कोई दूसरा शरण दे दे? दूसरा लिखो, मोकल के हत्यारों को क्या दी थी? शरण दी थी। एक और सुनना, इधर जब महमूद खिलजी राजा बना था ना, तो महमूद खिलजी का एक भाई से नाराज है, उसका नाम है उमर खान। क्या नाम है? उमर खान। वो चाहता है कि मालवा का राजा वो बने, लेकिन मालवा का राजा कौन बन गया था? महमूद खिलजी। तो वो भाग के कुंभा के पास आ गया। किसके पास आ गया? और उसने कुंभा कहा, कुंभा मेरी हेल्प कर, और मेरे को महमूद खिलजी से लड़ना है। कुंभा ने उसको सहायता की, और उसने सारंगपुर पे कब्जा कर लिया। कहाँ कब्जा कर लिया? भाई ये मालवा है, और मालवा का राजा कौन है? महमूद खिलजी। यहाँ पर एक बंदा और राजा बनना चाहता, वो कौन है? उमर खान। वो किसके पास आ गया? कुंभा। कुंभा ने सहायता की तो उसने एक इलाका छीन लिया। ये जो इलाका छीना, ये कौन सा है? सरंग। कौन सा है? सर। अब महमूद खिलजी चाहेगा ना कि उसका सारंगपुर वापस मिले, तो महमूद खिलजी ने कहां पर अटैक किया? सारंगपुर। किससे लड़ने के लिए? उमर खान। किससे? उमर। और उमर खान के पीछे कौन है? तो उमर खान ने कुंभा कहा कि भाई तूने कहा था सारंगपुर पे कब्जा कर ले, मैंने कर लिया, पर ये महमूद खिलजी कूटने के लिए आ गया मेरे को। कुंभा ने कहा वहीं रह, 10 मिनट में तेरा भाई आ रहा है, लोकेशन शेयर कर दो। कुंभा हाथों हाथ वहां गया, उसने महमूद खिलजी को ढंग से धोया था। इस युद्ध में कुंभा की जीत हुई। कुंभा वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में कुंभा की जीत हुई।
कुंभा won this battle. तथा इस जीत की याद में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था. विक्ट्री टावर वॉज बिल्ट एट चित्तौड़. चित्तौड़ में किसका निर्माण करवाया गया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया. अब और सुन देखो, हम कल पढ़ रहे थे कि नागौर में एक राजा, उसका नाम है फिरोज खान. क्या नाम है? फिरोज खान जब मर गया तो उसके मरने के बाद में उसका बेटा राजा बनना चाहता है. बेटे का नाम है शम्स खान. क्या नाम है? शम्स खान फिरोज खान का बेटा है और कहां का राजा बनना चाहता है? नागौर. कहां का? नागौर. एक फिरोज खान का भाई है, उसका नाम है मुजाहिद खान. क्या नाम है? और ये कहता है मैं राजा बनूंगा. कुल मिला के चाचा भतीजे में लड़ाई है. कौन कौन चाचा भतीजा बताओ देखे? शम्स खान और मुजाहिद खान. कहां का राजा बनना चाहते हैं? हेडिंग डालो, नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष. सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ नागौर. नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष. मेरी बात, कौन कौन लड़ रहे हैं नागौर में राजा बनने के लिए? शम्स खान और मुजाहिद. भाई इसमें मुजाहिद खान जीत गया और वो बन गया राजा. उसने अपने भतीजे शम्स खान को कूट पीट के निकाल दिया. तो शम्स खान भाग के आ गया कुंभा के पास. कहाँ गया? और उसने कहा भाई कुंभा तू मेरी हेल्प कर और मेरे को कहाँ का राजा बनवा दे? नागौर. कुंभा ने हेल्प की. कुंभा ने जाकर किसको हराया? मुजाहिद खान. किसको राजा बना दिया? और उसने शम्स खान कहा अब तू मेरे अंडर है. साहब बाकायदा आपने राजा बनाया, आपके अंडर, टैक्स भेज देना मेरे को. ठीक है. शम्स खान ने थोड़े दिन तो राज्य मत टैक्स भेजा. थोड़े दिन बाद उसने कुंभा को नहीं दे रहा, जो तेरे जी मैन वो कर लेना. कुंभा ने कहा वही रुक, मैं आ रहा हूं बाकी तो. जब कुंभा नागौर की तरफ आया, शम्स खान को लगा ये मारेगा, तो शम्स खान भाग के चला गया गुजरात. कहां चला गया? गुजरात का राजा हुआ करता उन दिनों में कुतुबुद्दीन शाह. कौन था? कुतुबुद्दीन शाह कहां का राजा? गुजरात. और कुतुबुद्दीन शाह ने पूछा कि और भाई शम्स खान कैसे है? उसने कहा बस यूं ही वॉकिंग करता करता आ गया था. मत क्या समाचार है? तो शम्स खान ने कहा कि यार एक काम था तेरे से. बता क्या काम था? कि मैं मेरी बेटी की शादी तेरे साथ करना चाहता हूँ, क्या तू तैयार है? कुतुबुद्दीन शाह का हो आज ही कर दे बोले. तो शम्स खान ने अपनी बेटी का ब्याह किससे किया? कुतुबुद्दीन शाह. कुतुबुद्दीन शाह कहां का राजा है? अब कुतुबुद्दीन शाह का शम्स खान ससुर बन गया. उसने पूछा और ससुर जी मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ. तो अब शम्स खान रोया जोर जोर से. मतलब बेटी विदाई में कम रोई, शम्स खान रोया ढहा ढहा करके रोया. पूछा कुतुबुद्दीन शाह ने, हुआ अरे ससुर जी बात तो क्या हुआ? आगे मुझे कुंभा ने पीटा. क्यों पीटा? ऐसे ऐसी बात हुई उस बात पे. कुतुबुद्दीन शाह नया नया जवाई बना, तो उसने कहा अच्छा कुंभा की त्यों का चलो मेरे साथ. तो कुतुबुद्दीन शम्स खान का मत थोड़ा पीछे रहूंगा, आगे आगे आपको रहना पड़ेगा. तो दोनों कौन आए मिलके? कुतुबुद्दीन शाह और शम्स खान. किसको हराने के लिए? कुंभा दोनों को पीटा. तो इस बार ससुर जमाई दोनों साइड में मुंह कर करके चले. एक दूसरे की तरफ तो कहते बेइज्जती होगी ना एक दूसरे के सामने. लिखो, कुंभा ने मुजाहिद खान के खिलाफ शम्स खान की सहायता की थी. वह कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है. ही रिवोल्टेड अगेंस्ट कुंभा तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है. कुंभा ने शम्स खान तथा कुतुबुद्दीन शाह दोनों को हरा दिया. कुंभा डिफीटेड बोथ शम्स खान एंड कुतुबुद्दीन शाह. गुजरात. अब कोई पूछेगा आपसे सवाल प्री में कि कुंभा का गुजरात वालों से लड़ाई कौन सी रियासत को लेके थी? नागौर. किसको लेके थी? नागौर के चक्कर में पंगा हो गया था उसका गुजरात वालों से. अब उत्तर भारत में अपने 4 बड़ी रियासतें हुआ करती. एक थी दिल्ली, एक थी मालवा, एक थी गुजरात, एक थी मेवाड़. कौन कौन सी 4? दिल्ली, मालवा, गुजरात, मेवाड़. दिल्ली इस टाइम बड़ी कमजोर थी. दिल्ली वाले राजाओं की तो चलती नहीं थी उस समय. यूं आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि दिल्ली की राजा की दिल्ली से पालम तक चलती थी. कहां से कहां तक चलती? दिल्ली से पालम. दिल्ली से पालम का मतलब है जयपुर से सांगानेर. दिल्ली के बाहर एक गांव, उस गांव का नाम क्या है? पालम. तो बस एक गांव तक ही चलती है, उनकी ज्यादा दूर तक चलती. तो दिल्ली तो कमजोर हो रखी है. तो 3 बड़ी रियासतें बची. कौन कौन सी? मेवाड़, मालवा. कुंभा ने पहले कुंभा मेवाड़ का राजा है, पहले उसने किसको हराया? मालवा वालों को. अब उसने किसको हरा दिया? गुजरात. तो मालवा गुजरात वालों को लगा कि अलग अलग कुंभा से लड़ेंगे तो पार पड़ेगी. तो मालवा गुजरात वाले आपस में संधि कर लेते. कि महमूद खिलजी पहले हार के गया था, अब कौन हार के जा रहा है? कुतुबुद्दीन शाह. तो महमूद खिलजी को पता चला कि कुतुबुद्दीन शाह हार के जा रहा है, तो वो कुतुबुद्दीन शाह के पास आ गया. उसने कहा भाई और सुना क्या बात है? और कुतुबुद्दीन शाह ने कहा पीटा कुंभा ने भयंकर वाला. महमूद खिलजी रोया. उसने कहा मी टू, थोड़े दिन पहले मेरे को पीट दिया था. जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो अच्छे दोस्त होते हैं. जिनके दुख एक जैसे होते हैं वो क्या होते हैं? अच्छे दोस्त होते हैं. तो इन दोनों के बीच में संधि हुई. गुजरात में एक जगह पड़ती है चांपानेर. कौन सी जगह? लिखो, चांपानेर की संधि. ट्रीटी ऑफ चांपानेर. मालवा का राजा कौन है? महमूद खिलजी फर्स्ट. कौन है? और गुजरात का राजा कौन है? कुतुबुद्दीन शाह. चांपानेर गुजरात में जगह पड़ती है चांपानेर. तो चांपानेर की संधि मालवा और गुजरात के बीच में. क्या ऑब्जेक्टिव है इस संधि का? क्या करना चाहते हैं वो? कुंभा को, है ना. उनका ये था कि कुंभा को हराएंगे, फिर मेवाड़ को बांट लेंगे. आधा मेवाड़ गुजरात रख लेगा, आधा मेवाड़ कौन रख लेगा? मालवा. अब भाई दोनों मिल के इस बार इधर भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है बदनौर. कौन सी जगह? लिखो, बदनौर का युद्ध.
बैटल ऑफ बदनौर, बदनौर का युद्ध। दोनों की मिली जुली सेनाएं आई, कुंभा ने दोनों को एक साथ कूट दिया। इस बार देखो, कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हराया। आज देखो ये मेवाड़, मेवाड़ के साइड में इधर आपका पड़ता है गुजरात। कौन सा था? गुजरात। मेवाड़ गुजरात के बीच में एक अपने छोटी सी रियासत और थी, सिरोही। कौन सी रियासत है? सिरोही। और सिरोही का जो राजा, उसका नाम है सहसमल देवड़ा। क्या नाम है? कहाँ का राजा सहसमल देवड़ा? सिरोही का राजा। सिरोही कौन कौन सी दो बड़ी रियासतों के बीच की एक छोटी सी रियासत है। कुंभा साम्राज्यवादी राजा है, कुंभा ने सिरोही के थोड़े हिस्से दबा लिए थे, तो कुंभा सिरोही की तरफ अपने साम्राज्य का क्या कर रहा है? विस्तार। तो सहसमल देवड़ा किससे परेशान है? कुंभा से। उधर गुजरात का राजा कौन है? कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह किस पर हमला करने के लिए जा रहा है? कुंभा। उसने सहसमल देवड़ा से पूछा कि सहसमल देवड़ा, मैं कुंभा से लड़ने के लिए जा रहा हूँ, तू बता मेरा साथ देगा कुंभा का साथ देगा? सहसमल देवड़ा ने दिमाग लगाया, यार कुंभा वैसे ही अपने पर आक्रमण करता रहता है, तो अपने किसका साथ दे देना चाहिए? सहसमल देवड़ा, सॉरी इसका कुतुबुद्दीन शाह का। क्योंकि यदि अपने कुतुबुद्दीन शाह का साथ देंगे तो इस बार कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी मिलकर कुंभा को तो मार देंगे, तो कुंभा वाला खतरा तो समाप्त हो जाएगा। पर जो छोटी रियासतें होती है उनको दोनों तरफ से डर लगता है, भाई इधर से कुंभा आ रहा है तो इधर से कुतुबुद्दीन शाह भी तो आ सकता है। पर कुतुबुद्दीन शाह की अपने सहायता करेंगे तो ये अपने क्या बन जाएगा? दोस्त। एक साइड वाला दोस्त बन जाएगा, एक साइड वाला क्या हो जाएगा? खत्म। तो अपने सेफ रह जाएंगे बीच में। तो उसने किसका साथ दिया? कुतुबुद्दीन शाह। पर कुतुबुद्दीन शाह तो खुद ही हार गया। जब कुतुबुद्दीन शाह हार के चला गया तो कुंभा ने पूछा कि अरे वो इस बार कुतुबुद्दीन शाह उधर से आ रहा था, बीच में चाय नाश्ते का प्रबंध किसने किया था रे? पता चला साहब सिरोही के कौन से राजा ने किया। कुंभा ने जाके इस बार किसको कूटा? देखो, कुंभा ने सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया था। ये कुंभा की राजनीतिक बातें हैं सारी। उसने किससे लड़ाई की थी, किससे जीता था, किससे हारा था, कौन उसके खिलाफ था, कौन संधियां कर रहा है, किससे वो संधियां कर रहा है, वही सारी बातें। राजा का एक पोर्शन होता है राजनीतिक, एक क्या हो सकता है उसका? सांस्कृतिक। लिखो, सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स। और याद रखने वाली बातें यही है। युद्ध बस पढ़ने पड़ते हैं, कि नहीं पढ़े तो अपने लगता है यार राजा पढ़ा, अपने पढ़ा ही नहीं। बाकी युद्धों के सवाल आने तो अब क्या हो चुके हैं, है ना। मेंस में जरूर कई बार काम आ सकता है कि कुंभा भी बड़ा सवाल आए तो अपने को दोनों बातें लिखनी पड़ती है, तो अपने वो सोच के पढ़ लेते हैं। बाकी राजाओं की हमेशा क्या महत्वपूर्ण ज्यादा होती है ना। और इसका तो मैं एक एग्जाम्पल दूं कि ट्रेंड चेंज होता है जी। आज के कई साल पहले, आज के 20-22 साल पहले की आप एनसीईआरटी की किताबें उठा के देखिए, उन एनसीईआरटी किताबों में मिलेगा कि अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बना था। अशोक की एक रानी ये थी, उसका बेटा ये था, एक रानी ये थी, उसका बेटा ये था, एक रानी ये थी, उसके एक बेटा था, एक बेटी थी। मतलब ये भी नाम मिलते हैं। रानियां कौन कौन है और उनके टाबर कौन कौन है, ये भी नाम दे रखे हैं। और ये भी लोग याद करते हैं, और ये भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि कौन सी रानी का कौन सा बेटा हुआ करता था। आप अभी नई एनसीईआरटी उठा के देखिए, पूरी किताब छान मारेंगे, राजा का नाम ही नहीं है। युद्ध छोड़िए, राजाओं के नाम नहीं है। सीधा लिख रखा उन्होंने, एक मौर्य राजा के समय ऐसा हुआ था। क्यों करने हैं नाम याद? उस समय कोई महत्वपूर्ण घटना हो जिससे आने वाले समय पर प्रभाव पड़ा हो तो पढ़ लिया जाए, वरना उसको पढ़ने की आवश्यकता तो बहुत कम, एका दुक्का जगह कोई नाम आ जाएगा, बाकी इस प्रकार की कोई भी बातें नहीं। तो उसमें मुझे एक चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, 7th क्लास का एक चैप्टर, 6 या 7th का एक चैप्टर, 6 में शायद, कि उसमें चैप्टर की शुरुआत में लिखा हुआ कि एक दिन अरविंद स्कूल से घर आया। उसने घर आकर अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, एनुअल फंक्शन में हम एक ड्रामा प्ले करेंगे, उस ड्रामा में मैं राजा का रोल करूंगा। मम्मी बड़ी राजी हुई और मम्मी सोचने लगी कि जब मेरा अरविंद राजा बनकर मंच पर खड़ा होगा तो कड़कती हुई मूछों और फड़कती हुई तलवार में कितना सुंदर लगेगा। तभी अरविंद ने मम्मी को लगभग झकझोरते हुए कहा कि मम्मी जब मैं राजा बनूंगा तो मैं मंच पर कुर्सी पर बैठकर वीणा बजाऊंगा, इसलिए मम्मी मेरे साथ मार्केट चलो और मुझे क्या दिलवा के लाओ? वीणा। मम्मी सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा कौन राजा था जो उस समय वीणा बजाया करता था। आओ बच्चों, हमें तुम समुद्र आज हम तुम्हें समुद्रगुप्त की कहानी सुनाए। मतलब समुद्रगुप्त भारत का वो राजा था जिसने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, फिर भी उसके बारे में सवाल ये है कि वो क्या बजाया करता था? तलवारों की टंकार हर किसी ने चलाई होगी, कोई वीणा की झनकार उत्पन्न करे, वो राजा कौन था? तमाम ऐसे राजा रहे होंगे जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, पर उन लड़ाइयों के बीच में किसी ने पेंटिंग को बढ़ावा दिया, किसी ने बुक्स लिखवाई थी, किसी ने वीणा बजाई थी, वो राजा ज्यादा महत्वपूर्ण है। और समुद्रगुप्त खुद भी इसको महत्वपूर्ण मानता है कि समुद्रगुप्त को कहा गया कि सिक्कों पर आपकी फोटो लेनी है सर, कौन सी फोटो दे? उसने कहा वीणा लाओ। वो वीणा लेके बैठा, उसने कहा ये बड़ा पोज शाहरुख खान वाला जो है ना, मोहब्बतें वाला ये दे दोगे तो ये थोड़ा ठीक रहेगा। तो उसके बाकायदा सिक्के हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वीणा वादन प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे? किसने चलाए थे? जैसे हम अपने भारत का एक राजा, पूरे भारत का राजा वीणा बजा था, वो राजा कौन था? समुद्रगुप्त। वैसे अपने राजस्थान का कोई राजा वीणा बजा रहा था तो वो कौन था? कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां महत्वपूर्ण हो गई अपने आप में। अच्छा, कल्चर में क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं हम? कल्चर में एक हो सकता है आर्किटेक्चर हो सकता है, कल्चर में बुक्स हो सकती है, कल्चर में पेंटिंग्स हो सकती है, कई अलग अलग बातें। हम पहले आर्किटेक्चर से शुरू करते हैं, तो लिखो स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला।
और कुंभा को तो अपने राजस्थान की स्थापत्य कला का पिता ही कहा जाता है कि सबसे अधिक उस समय किसी ने विकास करवाया था स्थापत्य कला का, तो किसने करवाया था? देख लो, कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब स्थापत्य कला में क्या क्या करवाया, एक अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि सारंगपुर का युद्ध जीतने के बाद उसने चित्तौड़ में क्या बनवाया था? विजय, हेडिंग डालिए, विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर। मैं आपसे पूछ लूं यार इसका नाम विजय स्तंभ क्यों है, तो आप क्या बताओगे मेरे को? सर विजय के बाद बनाया गया था, विजय के बाद टावर बनाया, इसलिए नाम क्या रख दिया गया? विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर कर दो। अच्छा, जब भी कोई राजा जीतता है, विक्ट्री प्राप्त करता है, तो क्या उसकी पॉपुलैरिटी कम होती है, बढ़ जाती है? तो उसकी फेम, पॉपुलैरिटी इंक्रीज होगी। पॉपुलैरिटी के लिए एक हिंदी में वर्ड और होता है, उसको बोलते हैं हम कीर्ति। क्या बोलते हैं? इसलिए इस विजय स्तंभ का एक नाम और है, वो नाम क्या हो गया? क्या नाम हो गया? कीर्ति स्तंभ। तो आप इसे विजय स्तंभ भी कह सकते हैं, या आप इसको क्या कह सकते हैं? कीर्ति। कीर्ति का मतलब लोकप्रियता, विजय के बाद बनाया गया इसलिए विजय स्तंभ, लोकप्रियता बढ़ गई इसलिए क्या बोलते हैं? कीर्ति स्तंभ। और सुनो, कुंभा ने ये जो टावर बनवाया, ये भगवान विष्णु को डेडिकेट किया। किसको डेडिकेट किया? इसलिए इसको बोलते हैं विष्णु ध्वज। क्या बोलते हैं? आप इस बात पर पुनः नोटिस कीजिए, मेवाड़ वाले खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। किसका दीवान मानते? एकलिंग जी मतलब शिव जी। लेकिन कुंभा विक्ट्री टावर बनवाता था, किसको डेडिकेट करता है? विष्णु। इसका मतलब कुंभा शिव और विष्णु में कोई भेदभाव। तो इस मामले में सहिष्णु है, टॉलरेट राजा। उसने कहा नहीं भाई, शिव जी भी अपने, विष्णु जी भी अपने। आपने है तो शिव जी के दीवान, फिर भी टावर बना रहे हैं, किसको डेडिकेट कर देते हैं? विष्णु। भगवान विष्णु का वाहन क्या माना जाता है? गरुड़। कि भगवान विष्णु किस पर सवार है? गरुड़। तो इसमें गरुड़ की मूर्ति लगी हुई है, इसलिए इसका नाम पड़ गया गरुड़ ध्वज। क्या नाम पड़ गया? क्यों नाम है इसका गरुड़ ध्वज? क्योंकि गरुड़ की क्या लगी हुई है? मूर्ति। गरुड़ किसका वाहन है? क्या लगी हुई है गरुड़ की? और भाई साहब एक मूर्ति नहीं है, खूब सारी मूर्तियां 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 इसमें। इसको देख के ये लगता है जैसे मूर्तियों का म्यूजियम है। क्या है? मूर्तियों का म्यूजियम हो, इतनी सारी मूर्तियां इसके अंदर। म्यूजियम के लिए अपने हिंदी में एक वर्ड होता है अजायब घर। क्या होता है? तो हम इसको क्या कह सकते हैं? मूर्तियों का अजायब घर या मूर्तियों का म्यूजियम कह सकते हैं। और मूर्तियां भी सब प्रकार की, भारत में जितनी प्रकार की मूर्तियां हो सकती है, उन सब प्रकार की मूर्तियां यहाँ पर लगाई गई। तो जब खूब सारी कोई चीज होती है, तब अपने उसको बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। क्या बोलते हैं? अपना कोई दोस्त होता है, अपने दोस्त के पास में ज्ञान ज्यादा हो, तो अपने कहते हैं यार ये तो क्या है, अपने आप के अंदर ही एनसाइक्लोपीडिया। वैसे उस समय जितनी मूर्तियां थी वो सारी की सारी वहां पर पड़ी है, इसलिए वो मूर्तियों का क्या है? एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया के लिए हिंदी में क्या वर्ड होता है? तो इस विजय स्तंभ को विजय के बाद बनाया गया, इसलिए क्या बोलते हैं? लोकप्रियता बढ़ गई इसलिए, भगवान विष्णु को डेडिकेट है इसलिए, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है इसलिए, मूर्तियां मूर्तियां लगी हुई इसलिए, सब प्रकार की मूर्तियां लगी हुई इसलिए। तो विजय स्तंभ के और क्या क्या नाम हो गए बताओ? विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का। किसके नाम है सारे? बढ़े कोई। मेवाड़ में एक राइटर वे, उन राइटर का नाम था कवि राजा श्यामल दास जी। क्या नाम है? मेवाड़ के एक राइटर है, अब बहुत बाद के 1880 के आसपास के एक राइटर है। और इन राइटर का नाम क्या बताओ? देखिए, कवि राजा श्यामल। और इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है वीर विनोद। क्या नाम है बुक का बताओ? किसकी बुक है वीर विनोद? और उस बुक में कहते हैं कि मेवाड़ में टोटल 84 किले हैं। कितने किले? 84 फोर्ट है, उनमें से 32 फोर्ट किसने बनवाए थे? किसने बनवाए थे? तो अब कोई पूछे कुंभा ने मेवाड़ के कितने में से कितने किले बनवाए थे? 84 में से 32। ऐसा कौन सी किताब बताती है? वो किताब किसकी है? कवि राजा श्यामल दास। थोड़े मुख्य मुख्य किले पढ़ लेते हैं। पहला किला लिखो कुंभलगढ़। कुंभा की एक रानी थी, उसका नाम था कुंभल देवी। क्या नाम था? इसलिए किले का नाम क्या रख दिया गया? कुंभलगढ़। राजसमंद जिले में। कौन से जिले में? कोष्टक में राजसमंद लिख सकते हैं। अच्छा, कुंभलगढ़ कुंभा ने इसलिए बनवाया कि कुंभा की राजधानी तो कौन सी है? चित्तौड़गढ़। पर चित्तौड़गढ़ के साथ एक समस्या है। चित्तौड़गढ़ एक पहाड़ पे बना हुआ है, पहाड़ का नाम है मेसा का पठार। क्या नाम है? ऐसा पहाड़ जो ऊपर से निकुला ना होके प्लेन हो जाए, वो क्या हो जाता है? पठार, प्लेट्यू, प्लेट्यू बन जाता है। तो मेसा प्लेट्यू के ऊपर बना हुआ है, पर वो एक सिंगल पहाड़ है। यदि कोई इस पहाड़ को चारों तरफ से घेर ले, तो किले की सप्लाई क्या हो सकती है? इसलिए कुंभा को लगता था कि यार कल को ऐसा कभी समय आ जाए कि दुश्मन अपने किले को घेर ले, तो अपने किले की सप्लाई क्या हो जाएगी? बंद। इसलिए किला ऐसी जगह पर होना चाहिए जिसको दुश्मन जल्दी से घेर ना सके। तो एक पहाड़ी पे ना हो जिसके चारों तरफ क्या हो? पहाड़। पहाड़ियां 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 होगी तो कभी दुश्मन उसको घेर नहीं सके। तो कुंभा ने अपनी संकटकालीन राजधानी, इमरजेंसी कैपिटल जो डेवलप की थी, वो कौन सी थी? भाई बात समझो, देख लो। यह है कुंभा की संकटकालीन राजधानी थी। इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ कुंभा। या ये मेवाड़ की लिखो, यह मेवाड़ की, बाकी सबके काम आई बाद में। यह मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ मेवाड़। ये उन दिनों बनाया गया जब कुंभा के पास में मारवाड़ भी था। जोधा की अमड़ बावड़ की संधि नहीं हुई तब तक उसके पास क्या था? मारवाड़। तो वो राजा तो कहाँ का था? मेवाड़। संभाल किसको रहा था? मारवाड़। इसलिए वो ऐसी किसी जगह पे किला चाहता था जहां पे बैठ के मेवाड़ भी कंट्रोल हो जाए, साथ में क्या कंट्रोल हो जाए?
वो जगह कौन सी थी? तो इस किले को बोलते हैं मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी। क्या बोलते हैं? मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी का मतलब था वॉचमैन, जहां पे बैठ के दोनों तरफ वॉच किया जा सके। इसका जो आर्किटेक्ट था उसका नाम था मंडन। क्या नाम था? लिख लो, आर्किटेक्ट वास्तुकार मंडन नाम है वास्तुकार का। अब कहा गया कि भाई ये ऐसा बनाया जाए कि इसके चारों तरफ दुश्मन घेर ना सके। तो इसका जो परकोटा बनाएगा, परकोटा समझते हो? रैम्पार्ट, इसकी जो चार दीवारी है, इसका जो परकोटा है उसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? लिखो परकोटे की लंबाई, लेंथ ऑफ रैम्पार्ट, परकोटे की लंबाई, लेंथ ऑफ रैम्पार्ट बराबर लिखो 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 36 किलोमीटर। अब लो बताओ, 36 किलोमीटर का परकोटा है, अब इसके चारों तरफ लगाओ सेना। कितनी दूर तक सेना लगाओगे? कभी भी आप किले को घेरे नहीं, पर दीवार जब लंबी होगी ना तो उसको चौड़ी भी करनी पड़ेगी। तो इसकी चौड़ाई इतनी है कि 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। कितने घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं? 4 लेन हाईवे है, लिखो चौड़ाई, विड्थ, चौड़ाई बराबर लिखो 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। 4 हॉर्सेज कैन रन टुगेदर। फिर वैसा इसकी ऊंचाई के बारे में अकबर के दरबार में एक राइटर था, उस राइटर का नाम था अबुल फजल। क्या नाम था? अकबर का नाम तो सुना है? तो अकबर के दरबार का एक राइटर है, उस राइटर का नाम क्या है? अबुल फजल। वो अकबर के साथ यहाँ मेवाड़ आया था। भाई अकबर महाराणा प्रताप ने अटैक कर रहा था, तो अकबर के साथ मेरे कौन आया हुआ है? एक अबुल फजल। ये कोमलगढ़ को देख के कहता है कि भाई साहब नीचे खड़े होकर यदि आप ऊपर की तरफ देखते हो तो यदि आपने पगड़ी पहन रखी तो आपकी पगड़ी नीचे गिर जाएगी। तो अबुल फजल ने कौन से किले के बारे में कहा था कि नीचे से खड़े होकर ऊपर देखो तो आपकी पगड़ी गिर जाती है? या कोई पूछेगा यदि इस किले को आप नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हो तो पगड़ी गिर जाती है, यह किला कुंभलगढ़ है। इसके बारे में ये लाइन किसने कही थी? ये अबुल फजल ने किस किले के बारे में कहा गया था? ये याद रहेगी। अब अबुल फजल ने कहा तो जम्प तोड़ने का, मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी कहूंगा कुछ ना कुछ तो जम्प तोड़ने का। भाई साहब हमारे यूरोप में ऐसा एक ही किला है, बाकी हमारे पास तो ऐसे किले है ही नहीं। और वो कहता है यूरोप में हमारे एक ऐसा किला, उस किले का नाम है एट्रुस्कन। क्या नाम है? तो जम्प तोड़ इसकी तुलना किसके साथ करता है? तो जेम्स टोड ने कीर्ति स्तंभ की तुलना तो किससे की थी? कुतुब मीनार। और उसने कुंभलगढ़ की तुलना किससे की? एट्रुस्कन। इस किले में सबसे ऊपर ही ऊपर जो जगह बनी हुई है उस जगह का नाम है कटारगढ़। क्या नाम है? और कहते हैं इसमें कुंभा खुद रहा करता था। और ये इतना ऊपर बना हुआ है कि यहाँ पर यदि कोई बंदा बैठ जाए तो पूरा मेवाड़ नजर आए। इसका नाम ही पड़ गया मेवाड़ की आंख। क्या नाम पड़ गया? लिख लो, इसका सबसे ऊपरी भाग कटारगढ़ है। इसका सबसे ऊपरी भाग कटारगढ़ है, जो कुंभा का निजी आवास था, विच वॉज पर्सनल रेजिडेंस ऑफ कुंभा। जो कुंभा का निजी आवास था, विच वॉज पर्सनल रेजिडेंस ऑफ कुंभा, जो कुंभा का निजी आवास था। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। एक किला लिख लिया था हमने कुंभलगढ़, अगला लिखो एक अचलगढ़। सिरोही में जगह पड़ती है अचलगढ़। किला पुराना था, किसी टाइम आबू पर परमारों का राज था। किसका राज था? आबू पर परमारों का राज हुआ करता। आबू वाले परमारों ने किला बनवाया था अचलगढ़। किसने बनवाया? परमारों के बाद यहाँ आबू वाले इलाके मतलब सिरोही में राज हो गया देवड़ाओं का। किसका हो गया? सहसमल देवड़ा। ये पढ़ रहे हैं देवड़ा आगे। और मैंने बताया था सहसमल देवड़ा के टाइम में कुंभा ने सिरोही साइड में कब्जे कर लिए थे। तो अचलगढ़ के किले पर कब्जा कौन कर गया? कुंभा। किला पहले से पड़ा है, किला तो बनाया था परमारों का। किसका था? कुंभा इसका पुनर्निर्माण करवाता है 1452। कब करवाता है? किला किसका बनवाया है? कुंभा ने इसका क्या करवाया? हाँ, 1452 में कुंभा ने इस किले का क्या करवाया था? पुनर्निर्माण। इस किले में 2 मूर्तियां लगी हुई, एक तो कुंभा की, एक कुंभा के बेटे की। कुंभा के बेटे का नाम था उद्दा। क्या नाम था? तो किस किस की मूर्तियां? कुंभा और उद्दा। ये जो मूर्तियां इनको बोलते हैं सावन भादो। क्या बोलते हैं? कोष्टक में लिख लो सावन भादो। किन मूर्तियों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इनको? सावन। तो अब कोई आपसे पूछेगा सावन भादो नामक मूर्तियां कहां पर लगी हुई है, तो कहां पर लगी हुई है? अचलगढ़। और ये अपने 2 इस प्रकार की कोई चीजें होती है उनको सावन भादो कहने की परंपरा है रही। अभी करणी माता का मंदिर है देश नोक, वहां जाना, वहां 2 मिठाई बनाने के लिए कढ़ाई रखी हुई है, उन कढ़ाइयों का नाम ही कर रखा है सावन भादो। 2 2 चीजें हैं। तो दीघ में महल बने हुए, 2 महल है एक साथ, नाम क्या रख दिया? सावन भादो। वैसे 2 मूर्तियां हैं तो नाम क्या कर दिया इनका? सावन भादो। तो कुंभ और उद्दा की मूर्तियां क्या कहा जाता है उनको? अगला किला लिख लो। अब मैं 2 3 किलों के बारे में नाम नाम लिख रहा हूं, आप उतार लीजिए। क्या नाम और लिखे मैंने 3 बताओ देखिए। वसंतगढ़, मचान और भोमठ उदयपुर में, बाकी दोनों सिरोही में। अब और सुनो देखिए, 2 किलों के नीचे वालों को वापस बात करता हूँ। किले हमेशा रक्षा के लिए बनाते हैं। किले किसके लिए बनाए जाते? किले का मतलब है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कोड से जो बनाया जाता वो क्या था? किला। सिक्योरिटी का मतलब वहां सेना रहेगी। सेना का रहने का जो एक प्रकार से जगह थी वो कौन सा था? किला। अब कहीं से आक्रमण होगा तो सेना यहाँ से रोक लेगी।
ये मचान सिरोही वाला इलाका, यहाँ पर एक जनजाति रहती है, जनजाति का नाम है मेर। क्या नाम है? मेर जनजाति। वहां लूटपाट करती। जनता का टैक्स कौन लेता है? राजा। तो जनता की रक्षा की जिम्मेदारी भी किसकी? राजा। और यदि मेर लूटपाट करते तो मेरों को कंट्रोल कौन करे? राजा। तो राजा ने मेरों को कंट्रोल करने के लिए जो किला बनाया वो कौन सा था? तो पूछे कि कुंभा ने मचान का किला कौन सी जनजाति पर नियंत्रण के लिए? ऐसे ही एक जनजाति और है भील। कौन सी जनजाति है? भीलों पे कंट्रोल करने के लिए जो किला बनाया गया उस किले का नाम क्या है? वो मत तो आगे लिख लो, भीलों पर नियंत्रण हेतु टू कंट्रोल भील्स। कोई व्यापारी वहां से निकल रहे होते हैं, उन पर आक्रमण करके चीजें छीन लेते हैं। आक्रमण का मतलब यही थोड़ी है कि सेना लेके आए और राजा पर आक्रमण किया। आक्रमण का मतलब है जनता को परेशान करना, ये भी तो हो गया। तो जनता को सुख सुविधा देना या जनता को सही सलामत रखना भी किसकी जिम्मेदारी है? दो चीज होती है, एक सेना और एक पुलिस। अभी तो दो है ना, बाहरी आक्रमण हो तो सेना, अंदर कानून व्यवस्था मेंटेन करनी है। पहले दोनों ही राजा था ना भाई, तो राजा ने पुलिस का काम भी तो करना है, जनता को सुविधा देनी चाहिए। तो मेरों पे नियंत्रण के लिए कौन सा? मचान। और भीलों पे नियंत्रण के लिए कितने में से कितने किले थे? तो 32। ये मुख्य मुख्य किले पढ़ लिए। इन किलों की कुछ बातें और है, वो आपने जब किले पढ़ेंगे वहां पर और पढ़ लेंगे अपने, है ना। अब लिखो मंदिर कौन कौन से बने कुंभा के टाइम, लिखो मंदिर, टेम्पल्स। देखो कुंभ स्वामी मंदिर, ये भगवान विष्णु के मंदिर है भाई। कुंभा ने विजय स्तंभ भी किसको डेडिकेट किया था? तो उसने कुंभ स्वामी मंदिर 3 जगह बनवाए थे। बताओ कुंभा की राजधानी कौन सी है? चित्तौड़। कौन सी है? चित्तौड़। तो उसने देख कौन से किले में बना दिया? चित्तौड़। संकटकालीन राजधानी कौन सी है? तो एक ही मंदिर कहां पर बना दिया? कुंभ। कौन से किले का पुनर्निर्माण करवाया था? तो एक ही कहां पर बनवा दिया? अच्छा। तो कुंभ स्वामी कौन से भगवान जी का मंदिर है? विष्णु। कहां कहां पर बनवाए? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़, है ना। अब सिंपल प्री का क्वेश्चन है, इनमें से कौन से स्थान पर कुंभा ने भगवान विष्णु का कुंभ स्वामी मंदिर नहीं बनवाया था? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, है ना। बसंतगढ़ में नहीं, तो सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो कुंभ स्वामी मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है। और कहां कहां पर बनवाया गया बताओ, देखे, चित्तौड़ में, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। चलो आगे देखो, एक मंदिर है चित्तौड़ के किले में, उसका नाम है शांतिनाथ जैन मंदिर। क्या नाम है? शांत। या इसी का एक नाम और है श्रृंगार चौरी मंदिर। उतार लो ऐसे कैसे, फिर मैं समझाता हूं। जैनों में 24 भगवान है, एक भगवान जी का नाम है शांतिनाथ जी। क्या नाम है? शांतिनाथ जी का मंदिर, इसलिए नाम क्या हो गया? शांतिनाथ। जैनों का मंदिर, जैनों का बनाया हुआ मंदिर। चौरी का मतलब होता है मंडप। चौरी का मतलब क्या होता है? लड़कियों की शादी में अपने घरों में जो मंडप बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जिसके चारों तरफ फेरे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर बाद में इस मंदिर के पास में कोई चौरी बनी थी, कोई राजकुमारी की शादी हुई होगी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? श्रृंगार। बाकी जैनों का मंदिर है शांतिनाथ मंदिर। ये बनाने वाला जो बंदा था, उस बंदे का नाम था वेल का भंडारी। क्या नाम था? भंडारी जैन है। तो एक वेल का भंडारी नाम का कुंभा के दरबार में एक बंदा है, और उस बंदे ने मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर? शांतिनाथ जैन, जिसका एक नाम और क्या पड़ गया? ये बंदा कुंभा का कोषाध्यक्ष था। कौन था कुंभा का? ट्रेजरी संभाल, ट्रेजरी समझ गए, कोष खजाना संभालता था, कोषाध्यक्ष था, ट्रेजरार था उसका। और उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पे करवाया? चित्तौड़। कहां पे करवाया? चित्तौड़। क्या था कुंभा का? कोषा। चलो आगे, चलो आगे अगला लिखो। की बात पूछ लेगा कि मेरे को याद है 2013 के प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया, बड़ा सिंपल सवाल, इनमें से कौन सा एक जैन मंदिर है ना। सुनना आप, इनमें से कौन सा है कि जैन। उसने ऑप्शन दिए। उसने पहला ऑप्शन दे दिया कुंभ स्वामी। क्या दे दिया? कुंभ। उसने दूसरा दे दिया समिधेश्वर। क्या दे दिया? समिध। उसने तीसरा दे दिया तुलजा भवानी। क्या दे दिया? तुल। उसने चौथा दे दिया सतबीस देवरी। क्या दे दिया? और उसने पूछा इनमें से कौन सा एक जैन। कौन सा एक? सुनो, अरे सुनो, प्लीज जल्दी मत चला कीजिए, जल्दी मत उफना कीजिए। धैर्य बेहद जरूरी है, चीजों को समझिए। मैं आज सुबह से 2 बैच में बात बता रहा था, मैं यदि कोई मजाक भी करता हूं ना, तो आप मानिए आगे काम आएगी। वो मैंने यूं ही नहीं किए। मैं इस मामले में पूरा व्यापारी हूं, 1 मिनट इधर का उधर नहीं होने देता। उतना ही बोलता हूं जितना काम का है।
वरना मेरे को लगता है मेरे बोले हुए एक एक शब्द के रुपए मिलने चाहिए, पॉकेट में कुछ नहीं बोला जाए। मेरे से कोई क्लास के बाहर कहता ना सर वो कहानी सुना तुम आए हैं, बिना पैसे के उगलती नहीं है मेरे से, पैसे दिए होते हैं तभी उगलती है मेरे को कहानियां। इसलिए सुनो आप, एक एक बात का अर्थ है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक जैन मंदिर? हमारे मंदिर पढ़े हुए नहीं। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? मैंने अभी बताया कुंभा विष्णु को अपना स्वामी मानता है, इसका मतलब ये विष्णु मंदिर है, इसका मतलब जैनों का तो लेना देना। दूसरा क्या है? अपने को नहीं पता कुछ भी, आप केवल ये बात जानते हो कि जिनके पीछे स्वर लगा है ये मंदिर किसके? शिव जी के, इसका मतलब जैनों का इससे भी कोई लेना देना। अगला कौन सा है? भवानी का तो जैनों से वैसे भी लेना देना नहीं हो सकता। तो भवानी पाडे कटवाती है, पाडे बकरे कटवाती है। जैन अहिंसा अहिंसा अहिंसा, उधर हिंसा का कोई भी लेना देना। पर ऊपर वाले 3 मंदिर तो जैनों के नहीं। चौथा मंदिर क्या है? आपने तो नाम भी पहली बार सुना है, आपको तो ये भी नहीं पता कि मंदिर किसका है, पर उत्तर यही है ना? अब हम आगे पढ़ लेंगे धीरे धीरे यार कि 27 मतलब 27, 27 का मतलब क्या है? देवरा मतलब मंदिर। छोटे छोटे 27 मंदिर बनवाए जैनों ने, इसलिए उन 27 थे एक साथ, इसलिए नाम क्या दे दिए? अलग अलग भगवान के, फलान जी भगवान का, फलान जी भगवान का, फलान जी भगवान का, अलग अलग बनवा दिया उन्होंने। आई बात समझ में? तो 27 देवरी किसका मंदिर हो गया? जैन। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो नहीं देगा आपको कि शांतिनाथ जैन मंदिर किसका है, आप ही बता दोगे जैनों का, वो कहेगा श्रृंगार चौरी मंदिर किसका है। अपने ध्यान पे ध्यान देने वाली बात है कि श्रृंगार चौरी मंदिर जैनों का है, और जैनों में कौन से भगवान जी का है? शांतिनाथ जी। किसका है? आप और ध्यान देंगे, सीखेंगे चीजें, तो आपको पता चलेगा कि जैनों के ज्यादातर भगवान के पीछे इनके नाथ लग रखा है। आदिनाथ, आगे कोई पढ़ेंगे मल्लीनाथ, आगे पढ़ेंगे हम नेमीनाथ, आगे हम पढ़ेंगे पार्श्वनाथ, आगे हम पढ़ेंगे संभवनाथ, आगे हम पढ़ेंगे सुमतिनाथ, आगे पढ़ेंगे संभवनाथ, खूब सारे नाथ पढ़ेंगे। ये आपने पढ़ रहे हैं अभी शांतिनाथ। समझ में तो आ रही है चीज? सुपार्श्वनाथ है, सुपार्श्वनाथ चरित्र में अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। चीजें धीरे 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 आपके दिमाग में घुलेगी। फिर कभी क्वेश्चन आएगा, मैं कहता हूं क्वेश्चन कभी वैसा नहीं आता जैसे नोट्स में लिखा हुआ है, वो लैंग्वेज चेंज करता है। कि वैसा वैसा क्वेश्चन जैसा नोट्स में लिखा वैसा तभी पूछा जाएगा जब पेपर मैं बनाऊं। कि फिर मेरी मेंटेलिटी नोट्स लिखवाने की और मेरे क्वेश्चन की मेंटेलिटी सेम होगी। यहाँ पे तो मैं बताता हूँ टेस्ट सीरीज में जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना उसकी लैंग्वेज भी ये नहीं होगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज वाला बंदा अलग बैठा है। मैं चीजों को अलग प्रकार से सोचता हूं, वो चीजों को अलग प्रकार से सोचता है, एग्जामिनर और अलग प्रकार से सोचता है। ये वहां पे अपना क्विक डिसीजन होता है कि यार ये बात जो हमने पढ़ी है वही पूछ रहा है कि दूसरी है। इसलिए हर चीज पे ध्यान दिया करें, सुना कीजिए चीजें। कौन किसकी राजकुमारी, कौन सी राजकुमारी की चौरी मंडी, ये सवाल आज पूछा जाए कल पूछा जाए, ज्यादा काम की बात है। श्रृंगार चौरी मंदिर एक जैनों का मंदिर है, एक जैन वेल का भंडारी है। तो कुंभा का क्या है? आप पुनः सोचिए, ये बात आगे मेंस में लिखेंगे कि कुंभा एक सेक्युलर राजा है, उसका कोषाध्यक्ष जैन है। कुंभा एक सेक्युलर बंदा है भाई, धर्मों में बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव करता, वो अपने किसी विदेश स्तंभ में अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखवा देता है, और उसका एक कोषाध्यक्ष का मतलब पैसे तक के लेके बैठा है। वो तो विश्वास वाला आदमी होना चाहिए। वैसा भी कर सकता है कि दूसरे धर्मों पे मेरे को विश्वास नहीं है, मैं केवल मेरे धर्म के लोगों को ही कोषाध्यक्ष बनाऊंगा और किसी को बनाऊंगा, वो बना रहा है। वेल का भंडारी मेरा कोषाध्यक्ष है, वेल का भंडारी को इतनी छूट भी दे रहा है कि तू मेरे किले के अंदर तेरा मंदिर बना ले। और वो मंदिर कौन सा है? कौन सा मंदिर है ना? इसलिए जब भी कोई चीजें लिखो उन पे इतनी जल्दी रिएक्ट मत किया करो, उन पे सोचा कीजिए, क्योंकि आप वाली तैयारी केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी नहीं है। ये सेम चीजें मेंस में काम आएगी, सेम की सेम बातें आपके इंटरव्यू में काम आएगी, है ना? कई बार स्टूडेंट कहता है कि सर इंटरव्यू की तैयारी, ये इंटरव्यू के जो डेली आप सुनोगे 18 महीने के दौरान जो कुछ आप सुनोगे, इसका मतलब किसकी तैयारी कर रहे हो? ये एक प्रोसेस है, कब आपके विचार बदल जाएंगे, कब चीजें आपके नई नई जुड़ जाएगी, आपको खुद को ही नहीं पता चलता। धीरे धीरे हम चीजें सीख जाते हैं। आई समझ में बात? चलो अगला लिखो, लिखो रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर इधर पाली जिले में 1439 की बात है। एक जैन व्यापारी है, उन जैन व्यापारी का नाम है धरणकसा। जैन व्यापारी का नाम क्या है? कुंभा के पास है, कुंभा को कहा राणा जी मैं बिजनेसमैन हूं, थोड़ी जमीन दान में दो ताकि मैं वहां पर क्या बना सकूं, मंदिर। क्योंकि जमीन का मालिक होता राजा। जमीन का मालिक कौन होता? इसलिए हिंदी में राजा का पर्यायवाची पढ़ोगे भूपति। भू मतलब जमीन, पति मतलब स्वामी। जमीन का मालिक कौन? राजा। इसलिए राजा क्या बोलते हैं? तो राजा कहा भाई हमें जमीन दान में दो, जमीन दान में दोगे तो हम वहां पे क्या बनवा लेंगे, मंदिर। तो कुंभा ने इनको 99 बीघा जमीन दान में दी। कितनी जमीन दान में दी?
राजा के पास खूब सारी जमीन। राजा ने कहा ठीक है भाई, ये मरबे के मुरबे आपके, ये खेत के खेत आपके, बना लो। उसने यहाँ पे खूब सारे मंदिर बनाए, कॉम्प्लेक्स ऑफ टेम्पल, एक टेम्पल नहीं खूब सारे मंदिर बने हुए। उन मंदिरों को हम क्या कहते हैं, कब बनाए गए? ये मथाई नदी के किनारे। कौन सी नदी निकल रही है? कौन से व्यापारी ने बनवाए थे? किसने बनवाए थे? धरण। खूब सारे मंदिर है, पर इनमें, और इन मंदिरों का जो वास्तुकार था उसका नाम था देपाक। क्या नाम था? पर इनमें सबसे अच्छा जो मंदिर है उस मंदिर का नाम है चौमुखा मंदिर। क्या नाम है? खूब सारे मंदिरों में सबसे अच्छा मंदिर कौन सा है? चौमुखा। इस चौमुखा मंदिर में मूर्ति लगी हुई है आदिनाथ जी की। किसकी मूर्ति है? आदि, आदि का मतलब पहला, नाथ का मतलब भगवान। जो पहले भगवान वे कौन? वे आदिनाथ। तो ऋषभ देव जी का दो, या क्या कह दो? आदिनाथ। मंदिर का नाम क्या है? इसका मतलब मूर्ति के चार मुंह है। मूर्ति के, और चतुर्मुखी मूर्ति, इधर मुंह, इधर मुंह, इधर इधर, चतुर्मुखी मूर्ति, आदिनाथ जी की चतुर्मुखी मूर्ति, इसलिए नाम क्या हो गया? मंदिर बड़ा सा है, इसलिए उस मंदिर में खूब सारे पिलर है। 1444 कितने पिलर है? खूब सारी मूर्तियां, इसलिए बोलते हैं मूर्तियों का अजायब घर। क्या बोलते हैं? खूब सारे स्तंभ हो तो स्तंभों का अजायब घर। तो कौन से मंदिर को स्तंभों का अजायब घर कहते हैं? कौन, किसकी मूर्ति है? कौन से मंदिरों का हिस्सा है? जो कब बनाए गए? किसके द्वारा? कौन था दरणक्षा? व्यापारी था, बिजनेसमैन था। वास्तुकार कौन था? कौन सी नदी किनारे? मुख्य मंदिर कौन सा? मूर्ति किसकी? पिलर कितने? इसलिए क्या कहा जाता है? अब सुनना, देखो काम की बात। कोई मंदिर, महल, माल या दरगाह, मस्जिद, मजार कुछ ही बनेगी, उनके बाहर क्या लगेंगे? अभिलेख। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा होती है उनको क्या बोलते हैं? इसके बाहर लगी हुई है रणकपुर प्रशस्ति। क्या लगी हुई है यहां पर? बाकी तो चूंकि कुंभा के टाइम में तो कुंभा की बातें पता चल रही है। दो अलग बातें बताता हूं मैं। एक तो इसमें ये लिखा हुआ है कि बापा नाम का आदमी अलग था और काल भोज नाम का आदमी अलग था। नॉर्मली हम मानते हैं काल भोज को क्या कहा गया? बापा रावल। बाकी सब अभिलेखों में ये है, पर इसमें बापा अलग बताया और काल भोज अलग। शायद गलती से लिख दिया गया होगा, पर फिर भी कोई क्वेश्चन अपने से पूछेगा कौन सी प्रशस्ति में बापा तथा काल भोज अलग अलग बता दिए गए हैं? कौन सी में? रणक। और सुनना, इसमें सिक्कों के लिए, सिक्का मतलब मैं बोल सकता हूँ मुद्रा, नोट, पैसे है ना, पहले सिक्के चलते, नोट तो होते नहीं थे। मुद्रा, मुद्रा के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। कॉइन्स के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। क्या किया हुआ है? क्या किया हुआ है? आप वाली पीढ़ी इन बातों से आगे आ गई। दादाजी वाली जो पीढ़ी है वो अभी तक भी नोट को नाणा बोलती है। पैसे होते हैं ना, कोई आज भी ज्यादा पैसे लगाता है, अरे कितना नाणा है, कितने पैसे पड़े जो उड़ा रहा है इस प्रकार से तू। तो मुझे लगता है कि यार कई पीढ़ियों तक ये सब नाणक यूज में ले रहे थे हम। अब धीरे धीरे अपने वाली पीढ़ी भूल गई, इसलिए अपने को याद करना पड़ता है कि इसमें मुद्रा के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो अब याद रखना। आपको ये पूछेगा नाणक शब्द क्या कहलाता है, या नाणक शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? कॉइन्स, कॉइन्स के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? तो रणकपुर प्रशस्ति की दो अलग बातें याद रखना। बाकी तो कुंभा की विजय वो सब है ही, सारी प्रशस्ति, क्योंकि कुंभा के टाइम में तो कुंभा की तारीफ तो होगी, इसमें क्या है? पर दो अलग बातें, एक तो बापा और काल भोज को क्या बताया गया, अलग अलग व्यक्ति। और मुद्रा के लिए क्या शब्द इस्तेमाल? आई बात समझ? मुद्रा के लिए क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है? नाणक। इसका मतलब सिक्कों को क्या बोलते होंगे? नाणक। कहां पर है ये प्रशस्ति? रणकपुर। रणकपुर कहां पे? पाली। पाली में आज भी एक गांव है, उसका नाम है नाना। गांव का नाम ही क्या है? हो सकता है ना कभी वहां सिक्के बनते हो। वो जगह है जहां पे नाणे बनते हो, तो जगह का नाम ही क्या हो गया? इसका मतलब हो सकता है वहां टकसाल थी। वहां पे क्या थी? जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में अपने कहते हैं उसको मिंट, या हिंदी में क्या कहते हैं उसको? टकसाल। इस वजह से जहां पे टकसाल रही हो, नाणे बनते हो, गांव का नाम ही क्या पड़ गया? ये चीजें बताती है कि इसका मतलब पुराने टाइम में यहाँ बसावट रही होगी, पुराने टाइम में यहाँ लोग रहते होंगे, वो सिक्के विक्के बनाते होंगे, वो नाणक बोलते होंगे, तो उस वजह से गांव का नाम भी क्या पड़ गया? तो उस समय लोग इस शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, तो प्रशस्ति में भी क्या लिख दिया गया? अरे बात सुन, तो कोई पूछे मुद्रा के लिए नाणक शब्द का इस्तेमाल किसमें किया गया? रणकपुर प्रशस्ति। या सिंपल पूछे नाणक शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? याद रहेगी बात है। अब आगे लिखो, साहित्य, लिटरेचर। पहले तो हम आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे, अब लिख लो लिटरेचर। कुंभा ने संगीत का अच्छा जानकार था, हमने शायद उस दिन भी बात की थी कि वो वीणा बजाता था, बात की थी। तो कुंभा एक अच्छा म्यूजिशियन था, और उसके जो म्यूजिक वाले टीचर थे उनका नाम था सारंग व्यास। क्या नाम था? लिखो, कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था। कुंभा वॉज ए गुड म्यूजिशियन। लाइन चेंज कर लिख लो, वह वीणा बजाया करता था। ही यूज्ड टू प्ले वीणा।
ये बात इसलिए लिखवा दी कि आगे याद रहेगी। कुंभा की जो किताबें वो ज्यादातर किससे संबंधित है? संगीत, म्यूजिक से संबंधित। अब मैं किताबों के नाम लिख रहा हूं, आप उतार लीजिए। क्या नाम बताओ देखे? सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, हरि वार्तिक, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका। नाम से पता चलता है संगीत की किताबें लिखी। सुधा, मीमांसा, दीपिका। बोलो देखे। संगीत ही तो लगाना आगे। कौन कौन सी है? सुधा, एक शाहरुख खान है, राज, है ना? संगीत एक में सुधा बाद में, एक में सुधा पहले है। तो सुधा प्रबंध कौन सी है? एक बुक का नाम है कामराज रतिसार। क्या नाम है? ये 7 भागों में, 7 पार्ट्स है इसके। कितने पार्ट्स में? लेगो कोष्टक में 7 भाग कामराज रतिसार के। कौन सी बुक के 7 भाग है? कामराज रतिसार। सेकंड नंबर वाली जो बुक है वो कितने पार्ट्स में लिखी हुई है? 7 पार्ट्स में। कौन सी बुक है? कामराज रतिसार। पर सबसे अच्छी जो बुक है, मतलब सबसे शानदार जो बुक है, सबसे लास्ट वाली है। क्या नाम है? इसके हैं 5 भाग। कितने भाग है? 5। तो लिख लो कोष्टक में 5 भाग। ये 5 भाग कौन कौन से मैं लिख रहा हूं, आप उतारना अभी। मेरे इधर जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे जगह नहीं, मैं इधर लिख रहा हूँ, आप तो अपने वहीं लिख लो नीचे, इसी के संगीत राज के नीचे लिखना आप तो। पांचों के नाम उतारो देख। क्या क्या नाम बताओ देखे? पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश। क्या क्या नाम दोबारा बोलो देखे? पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश। दोबारा बोलो एक बार। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश। कुंभा ने पहले कहा पहले पढ़ो भाई रे, फिर गाओ, फिर नाचो, फिर बजा बजा के नाचो, मजा आएगा, रस मिल जाएगा। पहले क्या पढ़ना है? पढ़ना है, फिर गाना है, फिर लास्ट में क्या मिल जाएगा? तो पाठ्य, गीत, नृत्य, वाद्य। तो पहले कौन सी है? पाठ्य रत्न कोश, फिर फिर लास्ट वाली। याद होगी बातें? पहले कुंभा की इधर वाली किताबों के नाम बोलो क्या क्या है? सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, हरि वार्तिक, संगीत। 7 भागों में कौन सी? 5 में कौन सी? भागों के नाम बोलो।